परफेक्ट वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेसिका और सीहाओ एक दूसरे के साथ होते हैं और एलेक्स कहता है कि मैंने कितने समय से भेष बदल रखा है, जबकि जेसिका कहती है कि मुझे पहले ही तुम्हें पहचान लेना चाहिए था कि इस दुनिया में सिर्फ तुम एक लौटे हो जो कि इस तरीके से एक्ट कर सकता है। और सीहाओ कहता है कि एक दिन मैं सभी को बता दूंगा कि मैं ही सीहाओ हूँ, लेकिन तुमने अपना भेष क्यों बदल रखा है और क्यों तुम तियानजियन अकेडमी में छिपी हुई हो। जिस पर जेसिका कहती है कि मैं अब भी मेन बॉडी का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, इसलिए उससे बचने का सिर्फ यही एक लौता रास्ता है। जिस पर सीहाओ कहता है कि हम दोनों की ही अपनी अपनी मुश्किलें हैं, जिसकी वजह से हम अपनी पहचान भी खुलेआम नहीं बता सकते हैं। जिस पर जेसिका कहती है कि तुम्हें और ज्यादा सीरियस होना चाहिए और इस दिखावटी से ज्यादा तुम किसी हीरो के जैसे हो और हमें किस तरीके से सबसे छिपके रहना पड़ रहा है और ना जाने वो दिन कब आएगा जब हम अपनी असली आइडेंटिटी के साथ खुलेआम चल सकेंगे। जिस पर सीहाओ कहता है कि अब मैं यहाँ पे हूँ तो तुम चिंता मत करो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर जेसिका कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने अकड़ को अपने काबू में रखोगे जिससे कि तुम और ज्यादा परेशानी खड़ी ना करो। जिस पर सीहाओ कहता है कि तुम कुछ भी क्यों ना कह लो, परेशानी हमेशा खुद ब खुद मुझे ढूंढते हुए आ ही जाती है और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे परेशानी होनी ही होती है। तो जेसिका कहती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ और ना जाने तुम कब सच बोलते हो और कब झूठ। जिस पर सीहाओ कहता है कि ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे पास भी तो सिर्फ एक ही जिंदगी है, तो क्या तुम ऐसे भेष बदलते हुए थकी नहीं हो क्या। जिस पर जेसिका कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो काफी जल्दी रिवील हो जाएगी और सेलेसियल इस चीज को ज्यादा समय तक सीक्रेट नहीं रखेंगे। जिस पर सीहाओ कहता है कि मुझे भी इसे ज्यादा समय तक छिपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम तब तक इंतजार करो जब तक कि मैं इस मुसीबत को पार नहीं कर लेता हूँ। और एक बारी जो मैंने सांक्योन ज़ाओ जीनियस बैटल को जीत लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि असली लीडर कौन है। जिस पर जेसिका इसे मुसीबतों में ना पड़ने के लिए कहती है। जिस पर सीहाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, मेरी किस्मत में ही लिखा है कि मैं फ्यूचर में उन हेवन के लोगों को तबाह कर दूं और इसके लिए मुझे नो मेंस लैंड के अंदर एंटर करना होगा जहां वो सुप्रीम बीइंग्स हैं जो हर एक चीज की जड़ और रहस्य को समझते हों और एक मामूली से 3000 स्टेटस जीनियस वॉर को जीत के ये कैसे से कि झाड़ना हो सकता है। जिस पर जेसिका कहती है कि जितना तुम सोचते उससे ज्यादा ये दुनिया बड़ी है जहाँ यहाँ तक कि इमोर्टल्स को भी जिंदा गाड़ दिया जाता है जो कि बस इतिहास ही बन के रह जाते हैं, इसलिए तुम भी अपने आप को लेके इतना मत सोचो। और कियांगू मो याओ ने मुझसे पूछा था लेकिन मैं नहीं जानती थी कि पहले क्या हुआ था। जिस पर सीहाओ कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा सीरियस लग रही हो, चलो छोड़ो। और उसने पूछा था कि तुम्हारा क्या प्लान है कि तुम कैसे 3000 स्टेटस वॉर से निपटोगी। जिस पर जेसिका कहती है कि मैं क्लियर फ्लेम की तलाश कर रही हूँ जो कि मून के साथ संबंधित हो और एक डिवाइन फायर को जलाने के लिए तैयार करूंगी। और इस चीज को सुन के सीहाओ सोचता है कि मैंने एक तरीके की डिवाइन फायर को फायर कॉन्टिनेंट के अंदर देखा था जो कि जेड की जैसे ग्रीन थी और वो आसमान में चमक रही थी जो कि चारों तरफ चांदनी बिखेर रही थी और मैं नहीं जानता हूँ कि क्या मैं उनके साथ रेजोनेट कर सकता हूँ। जबकि जेसिका कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि वो इमोर्टल वैली एरा में क्वीन युई ज़ेनजियान में गिरा था जो कि बचा हुआ किंग युई बैंक्वेट था, तो क्या तुम मुझे किंग युई बैंक्वेट की लोकेशन बता सकते हो। जिस पर सीहाओ मना कर देता है, लेकिन तभी एक लड़की आके कहती है कि जूनियर सिस्टर सिंग यी, हमने फेरी पॉन्ड के अंदर अजीब सी मूवमेंट्स को महसूस किया, इसलिए हम यहाँ पे ये चेक करने आए हैं, तो क्या आप किसी परेशानी में हैं। और जेसिका कुछ भी कहती उससे पहले ही सीहाओ उसके कान में कहता है कि कुछ दिनों में मैं खुद तुम्हें ग्रीन मून बैंक्वेट को ढूंढने के लिए ले जाऊंगा। और जैसे सीहाओ यहाँ से जाता है वो दो लड़कियां यहाँ पे आ जाती हैं, तो इनसे जेसिका कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। जबकि इस तरफ सीहाओ मन में कहता है कि अगर वो ग्रीन फ्लेम ही ब्लू मून फ्लेम है तो फिर उसके बाद किस तरह की फ्लेम अपीयर होगी और ये जो 9 ड्रैगन्स और एंशिएंट ब्रॉन्ज कॉफिन है आखिर भला वो क्या चीज है। जबकि ये अपनी डोजो में अपने मास्टर को देखते हुए मन में कहता है कि ये बुढ़ा के इस सारे सेक्टरों में रहा है, तो अगर इसने वहाँ पे एंशिएंट किताबों को पढ़ा है तो पक्का इसे उस बारे में कुछ पता होगा। मास्टर, क्या आप 9 ड्रैगन्स और एंशिएंट ब्रॉन्ज कॉफिन के बारे में कुछ जानते हैं। और इस चीज को सुनते ही मास्टर तुरंत ही गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि क्या तुमने कभी कोलिन कॉफिन को देखा है। तो सीहाओ सोचता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये बुढ़ा भी काफी ज्यादा बदमाश है, इसलिए मुझे चीजों को इससे छिपा लेना ही चाहिए। और ये कहता है कि मैंने कुछ विजार्ड्स को तियानजियन अकेडमी के अंदर डिस्कस करते हुए सुना है, इसलिए बस मैं यहाँ पे आपसे पूछने के लिए आ गया था। तो ये बुढ़ा कहता है कि इस लेवल को 3 जनरेशन टोंग लेवल कहते हैं और मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि उन्हें 3 जनरेशन के ट्रेजर मिले हैं, वो भी सेम पास के साथ। और उसने ये भी बताया कि उसने सुप्रीम पैलेस को भी ढूंढा था, इसलिए इस चीज के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये काफी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी है जो कि फेरी वैली से ओरिजिनेट हुआ है। और सीहाओ को फेरी वैली दोबारा से सुनने को मिली होती है, इस वजह से थोड़ा हैरान होता है। और ये बुढ़ा बताता है कि मेरे मास्टर के सेक्ट में एक सुप्रीम ओल्ड मैन है जिसने उस पास को कई सालों तक ढूंढा, लेकिन आखिरकार जब उसने उस टोंगुआन को
खोला तो उसे बैकलैश से सफर करना पड़ा और वो जगह वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है और वो साल वाकई में काफी लंबा था और मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि पूरी इमोर्टल बोन्स दफन हो चुकी थी और अब सिर्फ ये कोलून कॉफिन ही रह गया है। और इस चीज को सुन के सिहाव सोचता है कि ऐसा दिखता है कि ये जो कॉफिन है ये इस बुढ़े का हृदय ग्रंथ है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तब तक इंतजार किया जाए जब तक कि ये बुढ़ा शांत नहीं हो जाता है और तब ये और भी ज्यादा डिटेल्स को बता सकेगा। और फिर सिहाव कहता है कि मास्टर आप तो काफी अमेजिंग हैं और हर किसी को इस चीज के बारे में नहीं पता होता है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि वेस्टर्न स्टाइल डिवाइन बैंक्वेट को कैसे हासिल किया जाए। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम दोबारा से ब्रेक थ्रू करना चाहते हो और ये जो लाइट डिवाइन फायर होती है ये ऐसी जगह है जहाँ पे तुम अपनी डिवाइनिटी को कल्टीवेट कर सकते हो, जिसके बाद ही तुम गॉड बनने के लिए एक कदम आगे रख सकते हो। और ऐसा दिखता है कि तुम्हें वो फायर ट्रेजर मिल गया है जो कि नेक्स्ट लेवल में जाने में तुम्हारी मदद कर सकता है। और ये जो 3000 स्टेटस जीनियस बैटल ये काफी क्रिटिकल है और मैं तो पहले ही से इसकी तैयारी कर रहा था और वो भी मेरे सुप्रीम दोजो का एक डिसेंडेंट है। और अगर तुम 3000 स्टेट्स वॉर के टॉप 10 में एंटर नहीं कर सके तो तुम खुद ब खुद ही आगे कल्टीवेट करना बंद कर देना। जिस पर सिहाव कहता है कि बस टॉप 10 के अंदर ही तो आना है ना, क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। जिस पर मास्टर कहता है कि ज्यादा एरोगेंट मत बनो क्योंकि अपर रियलम के 3000 स्टेट्स के अंदर एंडलेस टैलेंट्स हैं और अनगिनत जीनियस हैं, तो टॉप 10 के अंदर आना कहने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। तो सिहाव कहता है कि एम्परर चोंग जो कि इमॉर्टल पैलेस के सक्सेसर हैं, जो कि दुनिया के प्राउड लीडर के रूप में भी जाने जाते हैं, तो मैं निश्चित रूप से उन्हें सरपास कर जाऊंगा। तो ये मास्टर कहता है कि तुम भी तो मेरे दोजो के सक्सेसर हो, तो इमॉर्टल पैलेस के सक्सेसर को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे बाहर के भी लोग होंगे। जिस पर सिहाव कहता है कि तो मतलब कि उसमें हिडन मास्टर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये मास्टर कहता है कि ये जो 3000 स्टेट्स जीनियस वॉर है ये हर 10,000 साल में एक बार ही होती है, इसलिए इसके अंदर इन्फिनाइट क्रिएशंस हैं और अगर तुम्हें वहाँ पे कुछ हासिल करने का मौका मिले तो काफी हद तक ऐसा हो सकता है कि वो चीज तुम्हें इमॉर्टल बना दे जिससे कि तुम अनंत समय तक गर्व से खड़े रहोगे। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक न जाने कितने ही सुप्रीम बीइंग्स ने अपने आप को स्नो केव के अंदर एक आइसबर्ग ने अपने आप को सील कर लिया जिससे कि वो बार बार 3000 स्टेट्स वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ लोगों ने इस चैंपियनशिप को 10 बार जीत रखा है, जबकि तुम एंशिएंट और मॉडर्न टाइम्स में काफी अच्छी तरीके से कल्टीवेट करने वाले पहले इंसान बन सकते हो। तो सिहाव कहता है कि तो क्या आपका मतलब इतिहास के सबसे बेस्ट ग्रुप से है और शायद आप इस बारी बाहर इसलिए आए जिससे कि आप मेरे साथ फर्स्ट प्लेस के लिए कम्पीट कर सकें। और हाँ, मैंने सांकियन जाओ जीनियस वॉर के बारे में सुना है जहाँ बैटल में सिर्फ वनरेबल से नीचे वाले ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आखिर में कैसे दोबारा से कंपटीशन के अंदर एंटर कर सकता हूँ। तो ये मास्टर बताता है कि ग्रेट प्रेजरवेरेंस के साथ वो लगातार डिवाइन फायर रियलम को डिस्ट्रॉय करता रहता है जिसके बाद उसे वापस से रिबिल्ड करता है। और कुछ लोगों ने तो कई दफा अपने फाउंडेशन को दोबारा से बनाया है और ये जो सिनोतो फाउंडेशन होता है ये काफी सॉलिड होता है। तो एलेक्स अपनी सारी पावर दिखाते हुए कहता है कि मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर असली ताकतवर कौन है। तो एलेक्स की पावर को देख के ये मास्टर खुश होते हुए कहता है कि तुम सच में मेरे सुप्रीम दोजो के डिसिपल कहलाने के काबिल हो और अगर तुम सच में ट्रूली स्ट्रॉन्गेस्ट रेजर फायर से मिलते हो तो उसके सामने सभी फायर कंट्रोल टेक्निक्स और फायर राइडिंग टेक्निक्स बेकार होंगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनके साथ कम्युनिकेट करना सीखना होगा जिससे कि उनका अप्रूवल ले सकें। और लो इसे सीखने के लिए रख लो। तो शिहाव पूछता है कि ये क्या है। तो मास्टर बताता है कि ये वो मैजिक फॉर्मूला है जो कि इमॉर्टल एंशिएंट एरा से पास डाउन हो रहा है, जो कि एंशिएंट लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है। और एक बार जो तुमने इसे सीख लिया तो तुम काफी सारी एंशिएंट फायर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकोगे। और असल में मैं तो तुम्हारे लिए ग्रेट रेड स्कायर फायर को ढूंढना चाहता था, लेकिन क्योंकि तुम्हें पहले से डिवाइन फायर के बारे में पता है तो मैं इसमें दखल नहीं दूंगा और जाके इसे ध्यान पूर्वक सीखो। और जब मास्टर कल्टीवेट करने के लिए बैठ गए होते हैं तो सिहाव मन में कहता है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं इसे अपने लिए चाहता हूँ। जिसके बाद हम सिहाव और जेसिका को एक साथ ही ट्रेवल करते हुए देखते हैं, जहाँ पे सिहाव पूछता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो। चिंता मत करो, मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद ये लोग उस जगह आ जाते हैं जहाँ पे जेसिका कहती है कि मैंने तो सोचा था कि ये हाउस जाओ ग्रासलैंड का सबसे बड़ा रहस्य होगा। और अंदर आ जाने के बाद जेसिका कहती है कि ये तो एक एंशिएंट रूइन है और यहाँ पे तो पास्ट धूल बन के रह गया है और ना जाने कितना ही ग्लोरियस एरा यहाँ पे दफन हुआ होगा। तो सिहाव बताता है कि मैं एक एंशिएंट फायर से यहाँ पे पहले मिला था, तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि हम आज भी उससे मिल सकेंगे या नहीं। और तभी सिहाव कहता है कि आज रात की मूनलाइट इतनी हेजी और सॉफ्ट क्यों है। और इसे देख के जेसिका कहती है कि हाँ ये वही क्वीन युई यान है। और हम देखते हैं कि इस ब्लू फायर की वजह से जेसिका और सिहाव इन दोनों के ही कपड़े बर्न हो जाते हैं और कपड़ों के जल जाने की वजह से ये दोनों ही निर्वस्त हो गए थे। और जैसे सिहाव पीछे मुड़ने वाला होता है लेकिन जेसिका इसे रोक देती है और फिर ये दोनों ही अपनी अपनी पावर से अपने कपड़ों को वापस से पहन
लेते हैं और जैसे ये ब्लू फायर इन पे अटैक करती तो सीहाओ भी एक अटैक करके इसे ब्लॉक कर लेता है और इसकी इतनी पावर को देख के सीहाओ भी काफी हैरान होता है। और जैसे ये फायर जेसिका के ऊपर अटैक करती तो सीहाओ बीच में आ जाता है, जिस वजह से इन दोनों के ही कपड़े जल जाते हैं। तो सीहाओ कहता है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो जेसिका कहती है कि ऐसे क्विंग युई यान की तरफ मत देखना। और तभी सीहाओ उस टेक्निक को इस्तेमाल करके अपनी कॉन्शियसनेस को उस फायर से बात करने के लिए भेजता है और जैसे इसकी ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस उससे बात करके सीहाओ के अंदर जाती है तो सीहाओ समझ जाता है कि उसने इनके कपड़ों को जला के चेतावनी दी है कि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ ना करें और अगर हम इसे चूज नहीं करेंगे तो ये कोई एक्शन भी नहीं लेगी, लेकिन अगर ऐसा किया तो फिर हम इसे हासिल कैसे करेंगे, इसलिए तुम्हें इस चीज का खुद ही पता लगाना होगा। तो जेसिका कहते हैं कि अच्छा तुम ट्रांसलेशन रूइन का इस्तेमाल करके इसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और मैंने भी इस सीक्रेट मेथड को तब सीखा था जब मैं बूटियान सेक्ट में थी। जिसके बाद जेसिका भी इस टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी कॉन्शियसनेस को उस फायर के साथ बात करने के लिए भेजती है। तो जेसिका को मालूम पड़ता है कि वो राजी हो गई है तो अब ये उसे हासिल कर सकती है और ये सीहाओ से कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना और तुम तैयार भी रहना क्योंकि मैं क्विंग युई यान को लेने जा रही हूँ। और जेसिका जैसे हवा में आती है तो सीहाओ भी तुरंत ही अपनी कॉन्शियसनेस को उस डिवाइन फायर के पास भेजता है और जैसे वो डिवाइन फायर जेसिका के पास आती है तो जेसिका भी इसे एब्जॉर्ब करने लगती है, जबकि सीहाओ कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि ये हो ही गया और मालूम नहीं कि मैं इस मेथड को इस्तेमाल कर सकूंगा या नहीं जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा एंशिएंट फायर को हासिल कर सकूं। और जब जेसिका इस ब्लू डिवाइन फायर को एब्जॉर्ब कर रही थी तो तभी अचानक से इसे प्रॉब्लम होने लगती है, जबकि इसकी इननेट एसेंस को बर्न होता देख के सीहाओ हैरान होता है और ये ब्लू फायर जेसिका की बॉडी के अंदर काफी खतरनाक तरीके से जाने लगती है, जिस वजह से जेसिका की जो बॉडी होती है वो डैमेज होने लगती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।